हेलो फ्रेंड्स, इस कोरोना पीरियड में हम फिजिक्स के अलावा अभी केमिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक केमिस्ट्री से, फिर हम कुछ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कॉम्बिनेशन इक्वेशन, डिकम्पोजिशन इक्वेशन, जिनको हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अपचयन, ऑक्सीकरण, जिसे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इस तरीके से हम केमिस्ट्री को पूरा आगे प्रोपेगेट करेंगे। लास्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो इस केमिस्ट्री को पढ़ने का पर्पज होगा वो होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। कंसेप्ट समझाने के बाद आपको क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक। तो कैसे आप बताएंगे कि कोई चेंज आपका फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है, मतलब कि वो भौतिक परिवर्तन है या फिर वो केमिकल परिवर्तन है। तो ऐसा फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप बस ये देखें कि आपका जो चेंज हुआ है, चेंज होने के बाद आप अपनी पुरानी अवस्था में वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आपका चेंज पुरानी अवस्था में वापस आपको ले जा सकते तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। अगर हम उस पुरानी स्टेट में वापस नहीं जा सकते तो उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अगर हम अब देखिए स्टेट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मेनली 4 होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, सॉलिड जिसे हम ठोस अवस्था भी कहते हैं, लिक्विड जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं, तीसरा हमारा होता है गैस जिसे हम हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं, और चौथा हमारा होता है प्लाज्मा। तो अगर हम इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा, तो सॉलिड देखिए, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, अब सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है शेप एंड साइज। हम 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेप एंड साइज। अभी फिलहाल के लिए प्लाज्मा वाली स्टेट को हम रहने देते हैं। हम केमिस्ट्री में केवल अभी ये 3 डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये इसकी शेप भी फिक्स होती है और इसका साइज भी फिक्स होता है। शेप फिक्स होने का मतलब अगर वो मान लीजिए क्यूबिक फॉर्म में है तो वो हमेशा क्यूबिक में रहेगा, अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो स्फेरिकल में रहेगा, सिलेंड्रिकल में है तो सिलेंड्रिकल में रहेगा। तो जो उसकी शेप है वो फिक्स रहती है। साइज का मतलब उसका साइज भी फिक्स होता है। साइज जैसे कि अगर इसकी हाइट हम h मान रहे हैं तो उसकी हाइट h ही रहेगी, उसकी अगर हम रेडियस r मान रहे हैं तो रेडियस r ही रहेगी। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन साइज फिक्स होता है। तो सॉलिड्स में दोनों ही फिक्स है, लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं है लेकिन साइज फिक्स है। साइज जैसे कि मैं अगर 1 किलो पानी की बात करता हूँ, 1 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, तो जो साइज है वो फिक्स हो गया लेकिन शेप उसकी अलग अलग होती है। अगर आप पानी को किसी ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, आपने उसी को किसी कटोरी में रख दिया तो उस कटोरी की शेप ले लेगा। तो मतलब आप लिक्विड को जिस वेसल में रखोगे उस वेसल की शेप ले लेता है। तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन साइज फिक्स होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के केस में ना शेप फिक्स होती है ना साइज फिक्स होता है। आप गैस को किसी भी मटेरियल में रखिए, आप उसे सिलेंडर में रखेंगे तो जितना बड़ा आप सिलेंडर करते जाएंगे गैस उस पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ना तो इसका शेप फिक्स है और ना ही इसका साइज फिक्स है। तो दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यही देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या चेंज आया। तो अगर हमारी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आया तो उसको हम फिजिकल या फिर भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। लेकिन अगर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज के अलावा आपकी जो पुरानी स्थिति है वहां पहुंचना मुश्किल है तो उसको हम केमिकल चेंज या फिर रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? लोहे में जंग, लोहे को हम फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं Fe2O3, और जंग जब लग जाती है तो इसमें पानी के कुछ सब्सटेंस आ जाते हैं, x मान लीजिए, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के आए तो XH2O बोल सकते हैं। तो ये हमारा आयरन था, आयरन ऑक्साइड में जंग लग गई, मतलब पानी का कुछ मटेरियल आया, तो जो आयरन की जो चमकीली मेटल आपको दिखती थी उसके ऊपर आपको कुछ ब्राउनिश कलर की कुछ लेयर दिख जाएगी। अब क्या उस ब्राउनिश कलर वाली जो जंग है उससे आप ओरिजिनल आयरन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये वाली चीज नहीं हटा सकते अपने मेटल में से। तो इसका मतलब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हमारा केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा देखिए, आपने पानी लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में था और उसको आपने फ्रिज में रख दिया और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया। तो वाटर से आइस में कन्वर्ट होना, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब अगर आप उस आइस को, बर्फ को वापस बाहर रख ले फ्रिज के, तो वो फिर से अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। मतलब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आप सॉलिड से वापस लिक्विड में आ सकते हो। तो अगर आप पुरानी अवस्था में वापस लौट सकते हो तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो ये हमारा फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिक्सिंग वाटर इन व्हीट। जो आटा होता है उस आटे में हम पानी मिला देते हैं रोटी बनाने के लिए। अब क्या उस पानी मिले हुए आटे से वापस अपना सूखा आटा आप प्राप्त कर सकते हैं? वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन, ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन हमारा फिजिकल है और कौन सा परिवर्तन हमारा केमिकल परिवर्तन है। अब ये जितने भी चेंजेस होते हैं, अभी हम मान लीजिए केवल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिकल चेंजेस पर फोकस करते हैं। तो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं हम इनको कुछ इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशंस लिखने के लिए हम देखिए कुछ एटम्स के बारे में बात करते हैं। तो हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में काफ़ी टाइम से रिसर्च होती रही और धीरे धीरे उसका जो स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व होने लगा। जैसे सबसे पहले हमारी एक थ्योरी थी डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी क्या कहती थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब जो भी कोई पदार्थ है उसका जो सबसे छोटा, आप मान लीजिए ये एक बॉल की बात कर रहे हैं तो आप इसके टुकड़े करते चले जाइए और टुकड़े करते करते आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जिसका आप फर्दर इसमें ब्रेक नहीं कर सकते। उस जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट आपको मिलेगा उसी को बोलेंगे एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रेकन। मतलब जिसके फर्दर पार्ट आप नहीं कर सकते। ये हमारी डाल्टन की थ्योरी थी। इसके बाद दूसरी थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। तो जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में पोटेंशियल अप्लाई किया तो उनको दिखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो इस नेगेटिव पोटेंशियल से इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन पार्टिकल्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो जब ये थ्योरी आई, जब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, तब समझ में आया कि जो एटम जिसे हम इनडिस्टिंग्विशेबल मान रहे थे, जिसका हम फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है ऐसा बोल रहे थे, तो ये जे थॉमसन के बाद पता चला कि इस एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज जिनके पास ऋणात्मक चार्ज है,
जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो यहां पर अभी ये सेकंड थ्योरी आने के बाद हमें पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने इस जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उस इलेक्ट्रॉन का इन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया। चार्ज जिसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं, वो आवेश था इसका -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने इसका मास भी कैलकुलेट किया था, और मास था इनका 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ये दोनों वैल्यूज आप याद रखें। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एक एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज हमारा -1.6 10⁻⁻19 कूलम है, और उसका मास 9.1 10⁻31 कूलम है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि जब हमारा एटम एक न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अब उसके अंदर इन्होंने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। तो इसका मतलब कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए जो इस पूरे एटम को ओवरऑल न्यूट्रल बना के रखेगा। तो अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है एटम के अंदर। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के अंदर, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रॉब्लम आ गई साइंटिस्ट्स के पास कि किस तरीके से हम एटम का मॉडल दें, किस तरीके से उस एटम के अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताएं। अब क्योंकि जे थॉमसन ने काफ़ी अच्छी डिस्कवरी की थी, उनके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसका मास चार्ज सब कैलकुलेट किया, तो इन्होंने ही एक मॉडल दिया जो कि काफ़ी टाइम तक ऑथेंटिक मॉडल माना जाता था। ऐसे मान सकते हैं कि वो एक दिन खीर खा रहे थे। खीर क्या होती है? दूध के अंदर चावल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खीर में देखा कि ये दूध है हमारा और उसके अंदर चावल ऐसे पड़े हुए हैं। या फिर आप तरबूज देख सकते हैं, तरबूज एक पूरा रेड कलर का बॉल होती है और उस बॉल के अंदर बीज घुसे होते हैं। तो उन्होंने अपना जो एटम का मॉडल था वो भी ऐसे ही दे दिया। इन्होंने बोला कि एक एटम जो है वो एक पूरा स्फेरिकल बॉल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसका नाम दिया, और इस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तरबूज की तरह से प्लम पुडिंग मतलब खीर की वजह से इस तरीके से इनके नाम दिए। तो ये मॉडल क्या था कि एक स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ये मॉडल काफी टाइम तक सक्सेसफुल रहा। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रदरफोर्ड। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक अल्फा रे सोर्स लगा रखा था, और इस अल्फा रेस, इस सोर्स से अल्फा रेज निकल रही थी, और वो एक छोटी सी इन्होंने एटम लिया, गोल्ड का एटम लिया जिसे हम कह सकते हैं गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस, He2 4 पॉजिटिव। ये जो है इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहे थे किसी एटम जिसका नाम था गोल्ड। तो गोल्ड फॉइल काफी पतली पन्नी होती है, आपका जो कॉपी का पेज होता है उसके साइज की आप बोल सकते हो। इतनी पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कराए। एज पर द जे थॉमसन मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, उस मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? एटम ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एम्बेडेड हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो जाके उस पर चिपक जाने चाहिए थे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में अट्रैक्शन होता है, और ऐसा कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन जैसा रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द प्लम पुडिंग और द वाटरमेलन मॉडल, वैसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल में जो हुआ वो रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग थे, रदरफोर्ड के लिए भी और बाकी साइंटिस्ट के लिए भी। हुआ ये कि कुछ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, इस पन्नी को क्रॉस करके वापस बाहर चले गए। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
वेंट अवे विदाउट एनी डेविएशन, सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो स्कैटर हुए कुछ डिफरेंट एंगल्स पे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ये पहला ऑब्जर्वेशन था कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अवे विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट स्लाइटली, कुछ एंगल पे उनका डेविएशन हुआ, कुछ का डेविएशन मोर देन 90 डिग्री भी था। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू का उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि इन 20,000, 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो एग्जैक्टली अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ गया। मतलब उसमें 360 डिग्री का डेविएशन आया, ऐसे गया और वापस अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया उसने। ऐसे भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिले। ये था थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिले ये काफी एक्साइटिंग थे कि ये कैसे हो गया। तो इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अब थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन देखोगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। ऐसे देख लीजिए कि ये जो आपकी जो गोल्ड फॉयल है, जिसको आप एक पेपर मान सकते हैं, सिंपल पेपर, और इस सिंपल पेपर पे आपने गोली मारी और गोली ने क्या किया, इसको वापस पार करने की बजाय इससे टकरा के वापस आपको लग गई। एक सिंपल सा पेपर, उस पर गोली जाके लगी और रिफ्लेक्ट होके आपको वापस लग गई, जो कि बिल्कुल ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो इस ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है या फिर वाटरमेलन मॉडल है, ये गलत है, ये मॉडल सही नहीं है। अब इन्होंने अपना खुद का मॉडल दिया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड ने अपने इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से किस तरीके से अपना मॉडल डेवलप किया। रदरफोर्ड ने देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड सीधा निकल गए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मेजॉरिटी ऑफ द एटम एटॉमिक स्पेस आप इसे कह सकते हैं, इज एम्प्टी, खाली है, वहां पे कुछ है ही नहीं जो उसको डेविएट या फिर रिफ्लेक्ट या कुछ करे। फिर उन्होंने देखा कि कहीं पर एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, जो इन पार्टिकल्स को डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही डेविएट कर सकता है। तो देयर इज सम कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, और वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डेंस है, क्योंकि देखिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो 360 डिग्री के एंगल से डेविएट हुए थे। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उस कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आ गया न्यूक्लियस का, जिसको हम हिंदी में नाभिक कह सकते हैं, कि एटम के अंदर कहीं पे एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है जिसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। ये इनका मॉडल था। अब ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इसकी कुछ प्रॉब्लम थी। इनका ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंस है ये तो काफी अच्छा था, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ये भी काफी अच्छी खोज थी उस टाइम पे, लेकिन इस मॉडल की एक कमी थी, और वो थी ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो हमारा न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। अब जैसे ही ये अट्रैक्शन होगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ऑर्बिट में स्टेबल नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में ही घुस जाएंगे, और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में एम्बेडेड हो जाएंगे तो हमारा जो एटम है, एटम विल नॉट बी स्टेबल। और अगर एटम स्टेबल नहीं होगा तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज हमारी एटम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये अपनी एटम की स्टेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है। पॉजिटिव चार्ज ठीक है, न्यूक्लियस मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन फिर ये स्टेबल कैसे है, तो ये इसको प्रूव नहीं कर पाए। इसको प्रूव करने के लिए इनके ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था नील बोर। नील्स बोर ने
एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव किया। वो कैसे किया, अब हम वो डिस्कस करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने बोला कि मैं कुछ पोस्टुलेट्स दे रहा हूं आप लोगों को, उनको आप याद कर लीजिए। अब वो होते हैं, मैं उसका कोई प्रूफ नहीं दे रहा आपको, आप उन पोस्टुलेट्स को मानोगे तो आपको पूरा एटम का जो मॉडल है वो समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए, पहला पोस्टुलेट दिया इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, mvr कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr जिसे कहते हैं वो अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। ये इनका पहला पोस्टुलेट है जो कहता है कि ऐसे ही ऑर्बिट्स में वो रह सकता है। इसका रीजन इन्होंने कुछ नहीं दिया, बस बोला कि ये पहले हमें कंडीशन माननी होगी। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये सपोज ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है या नहीं वो देखना है हमें। तो अगर इसकी रेडियस r है, इस इलेक्ट्रॉन का मास सपोज m है और ये किसी वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। n क्या है, सपोज पहली ऑर्बिट को हम n=1 बोलते हैं, तो दूसरी ऑर्बिट कहीं हो सकती है उसे हम n=2 बोलेंगे। इस तरीके से n 1 2 3 4 कुछ हो सकता है। h इसमें है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। यूनिट पे ध्यान रखिए। एनर्जी को हम लिख सकते हैं h म्यू के बराबर। म्यू इसमें फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड होती है। तो इन्होंने बोला फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन कैन बी इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। ऐसी कक्षाएं जिसका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये इनका पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट कहता है व्हेन अ इलेक्ट्रॉन transits from one orbit to another orbit it loses or gains energy। मतलब ये एक एनर्जी लेवल मान लीजिए आप E1 है और ये दूसरी ऑर्बिट जिसकी एनर्जी मान लीजिए E2 है। तो जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी गेन करना और एनर्जी लूज करना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। ये इनका दूसरा पोस्टुलेट था। अब इस पोस्टुलेट्स के हिसाब से हमें एटम का एक मॉडल मिल गया, और उस मॉडल का जो क्वालिटी है वो कुछ ऐसे हैं कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जिनका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के बराबर है ऐसी ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री में अपने मॉडल को यहीं तक सीमित रखेंगे, इसके आगे हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बस यहीं तक समझ लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। अब ये जो न्यूक्लियस है, फर्दर इसके बारे में जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ये दो और पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई।
तो ओवरऑल हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो 3 तरीके के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। इनके चार्ज आप लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी हम लिख चुके थे, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। मास की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.68 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये टेबल हमें याद रखनी है। तो अब हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो बेसिकली किसी भी एटम का अगर हम सिंबल लिखते हैं, सपोज मैं कोई एक्स एटम लिख रहा हूं, तो यहां पर हम लिखते हैं जेड और यहां पे हम लिखते हैं ए, जिसमें जेड होता है एटॉमिक नंबर, जिसे हम हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ए होता है एटॉमिक मास, जिसे हम द्रव्यमान क्रमांक बोलते हैं या फिर परमाणु भार भी बोल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम के अंदर होंगे, तो वो जेड के बराबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, तो उसे हम ए माइनस जेड कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसके लिए आपको एटम का नेचर भी चेक करना पड़ेगा कि वो न्यूट्रल एटम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये होता है एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज, कि कितना चार्ज उसके ऊपर है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं क्लोरीन एटम की बात करता हूं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 35 होता है। तो 17, 35। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा इसके पास, एक टेबल बना लेते हैं, ये याद रखेंगे हमें। तो हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो प्रोटॉन हमारे पास 17 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने बताया जेड, ए माइनस जेड होता है। एटॉमिक प्रोटॉन इज इक्वल्स टू जेड, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड और इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस चार्ज। अब चार्ज का कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई एटम, जैसे सपोज मैं सोडियम एटम की बात करता हूँ, सोडियम अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इलेक्ट्रॉन देने के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सपोज क्लोरीन की मैं बात करता हूँ, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है एटम के ऊपर, इसका मतलब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखिए हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं जिस पर हमने कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जेड के बराबर ही रहने वाले हैं, वो भी 17 हो जाएगा।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम देख रहे थे a माइनस जेड होता है, तो 35 माइनस 17, तो ये आपका 18 हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं और सोडियम प्लस की बात कर लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर मास होता है 23। तो प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो वो हमेशा जेड के बराबर आने वाला है, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो हमेशा a माइनस जेड, तो इस केस में 12 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें देखेंगे कि देखिए बेसिकली तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होने चाहिए थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो 11 माइनस 1, तो ये 10 यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। O2 माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, 2 माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर -2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और एटॉमिक मास इसका होता है 16। प्रोटॉन अगर आपको निकालना है तो जेड के बराबर लिखना होता है और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए a माइनस जेड करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन -2 होने की वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो उसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। आज के लिए हम केमिस्ट्री में इतना ही रख रहे हैं, कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।